Hello everyone, I'm Shruti Mishra and welcome to my channel Blaze on Mantra. Today I brought for you the second part of my video IPC. So in our earlier video, in the first part, we looked at certain general overview of IPC, certain concepts related to crime, essential ingredients of crime, its definitions and few other things. Now in this video, we'll be starting with the text of the act or we'll be starting with the sections. तो चलिए शुरू करते हैं. So now let's see कि आईपीसी जो है वो कहाँ एप्लीकेबल है और किन सिचुएशंस में किन सिनेरियोज में एप्लीकेबल है. तो जो एक्ट है आईपीसी वो अपने ऑब्जेक्ट में इन द प्रियम्बल ऑफ द एक्ट इट्स रिटन टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फ्रॉम इंडिया. इस एक्ट को क्यों बनाया गया है? इस एक्ट को पूरे इंडिया के लिए एक जनरल पीनल कोड बनाया गया है. ये हमारा एक सब्सटैंटिव मेन क्रिमिनल लॉ है हमारी कंट्री के लिए. सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 हमें बताता है कि ये जो एक्ट है इंडियन पिनल कोड ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. अब यहां पर ये बात आती है कि ये जो एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया है, ये होल ऑफ इंडिया जो पार्ट है, क्या ये इंडिया के पूरे इंडियन टेरिटरी को कवर करता है? तो यस, ये पूरे इंडियन टेरिटरी को कवर करता है. पहले ऐसा नहीं था. जब से कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया है गवर्नमेंट ने, आर्टिकल 370 को हटाया है, तब से अब ये एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग ऑल द यूनियन टेरिटरीज. और कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के पहले कश्मीर पे कोई भी इंडिया में बनाए गए कोई भी एक्ट जनरली एप्लीकेबल नहीं थे. कश्मीर का अपना लॉ था और वहां का पिनल कोड भी अलग था. लेकिन अब ऐसा थैंकफुली नहीं है. सेक्शन 2 देखते हैं. सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट ये कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया. वैसे ऑफेंसेस जो इंडियन टेरिटरी पे कमिट किए गए हैं वो आईपीसी के अंदर पनिशेबल होंगे. अब जो टेक्स्ट है वो कहता है एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. Every person मतलब कोई भी पर्सन, यहाँ पे पर्सन को क्लासिफाई नहीं किया गया है, कैटेगराइज नहीं किया गया है. तो कोई भी पर्सन जो कि इंडियन टेरिटरी पे हो और उसने इंडियन टेरिटरी के विद इन कोई क्राइम कमिट किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो वो आईपीसी के अंडर पनिशेबल होगा. ये जो है ये आईपीसी का इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है. ठीक है, इसे हम इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहेंगे. जो भी इंडियन टेरिटरी पे हो वो सब कुछ आईपीसी के अंडर पनिशेबल है. अब जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है. सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया. वैसे ऑफेंसेस जो इंडिया के बाहर कमिट हुए हों लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ इंडियन लॉ वो इंडिया में पनिशेबल हों, वैसे ऑफेंसेस को हम आईपीसी के अंडर एप्लीकेबल या पनिशेबल करते हैं. पहले टेक्स्ट ऑफ द एक्ट देखते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विथ अकॉर्डिंग टू the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. तो जो हमारा टेक्स्ट है वो कह रहा है कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जो कि किसी भी इंडियन लॉ के अंदर लायबल हो एक ऑफेंस कमिट करने के लिए, बट वो ऑफेंस उसने कहाँ कमिट किया? उसने बियॉन्ड इंडिया वो ऑफेंस कमिट किया है, इंडिया के अंदर नहीं कमिट किया, इंडिया के बाहर कमिट किया है. तो वो इंडिया में उसी तरह से लायबल होगा आईपीसी के अंदर जैसे अगर उसने वो ऑफेंस इंडिया की टेरिटरी के विद इन कमिट की होती. तो ये जो है ये आईपीसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है. इस सेक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, ठीक है, ये एक इंडियन लॉ है जो चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करता है, चाइल्ड मैरिज को एक ऑफेंस बनाता है. अब कोई चाइल्ड मैरिज इंडियन टेरिटरी के बियॉन्ड किसी और कंट्री में जाकर वो चाइल्ड मैरिज करता है,
तो क्या वो चाइल्ड मैरिज फिर भी एक ऑफेंस होगा? यस, वो एक ऑफेंस होगा जो कि आईपीसी के अंडर भी पनिशेबल होगा, क्योंकि चाइल्ड मैरिज को ऑफेंस बनाया है एक इंडियन लॉ ने, एक सेपरेट इंडियन लॉ जो चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करता है, उसने उसे एक ऑफेंस बनाया है। और वो ऑफेंस इवन दो वो इंडियन टेरिटरी के बियॉन्ड कमिट हुआ है, बट वो इंडिया में स्टिल पनिशेबल होगा। ठीक है, यही हमारा सेक्शन 3 हमें समझाने की कोशिश करता है। अब जो सेक्शन 4 है एक्ट का, उसे देखते हैं। ये डायरेक्टली कहता है कि ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के लिए है। Extension of court to extraterritorial offences. The provisions of this act apply to any offence committed by any citizen of India in any place without and beyond India, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be, any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India. Explanation को हम लोग बाद में देखते हैं। तो ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि ये जो एक्ट है, मतलब जो आईपीसी है, उसकी प्रोविजंस वैसे सारे ऑफेंसेस पर अप्लाई होंगे जो ऑफेंस किसी इंडियन सिटीजन ने कमिट किया हो, वो इंडिया में हो, एनी प्लेस इन इंडिया, और विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। ऐसे सारे प्लेसेस में अगर कोई एक इंडियन सिटीजन क्राइम कमिट करता, ऑफेंस कमिट करता है अंडर द इंडियन लॉज, तो वो आईपीसी के अंडर पनिशेबल होगा, उस पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा। सेकंड है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि एक शिप या फिर एयरक्राफ्ट में हो। कैसा शिप और एयरक्राफ्ट? जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हो। ऐसा शिप और एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, उस शिप या एयरक्राफ्ट में कोई भी पर्सन, यहां पर इंडियन सिटीजन नहीं लिखा गया, तो यहां पर हम किसी को भी पर्सन कंसिडर करेंगे, किसी फॉरेनर को भी यहां पे इंक्लूड किया जाएगा। वो अगर कोई क्राइम कमिट करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो वहां पर भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा, वेरेवर इट मे बी। इसका मतलब है वो शिप या एयरक्राफ्ट किसी भी प्लेस में हो, वो किसी भी फॉरेन लोकेशन में हो, हाई सीज में हो, कहीं पर भी हो, उस पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो जो शिप और एयरक्राफ्ट है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वो इंडियन टेरिटरी के विद इन ही आता है। आपने जनरली देखा होगा शिप्स पे या फिर एयरक्राफ्ट पे, शिप में शायद आपका इतना एक्सपीरियंस ना हो, बट एयरक्राफ्ट पे आपने जरूर इस चीज को नोटिस किया होगा कि एयरक्राफ्ट पे एक इंडियन फ्लैग जरूर लगा होता है, छोटा सा। सारे एयरक्राफ्ट पे आपको एक इंडियन फ्लैग जरूर मिलेगा। तो ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि वो दिखाता है कि वो एयरक्राफ्ट किस कंट्री से बिलोंग करता है, उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ है, वो रजिस्टर्ड कहाँ है। तो ऐसा अगर कोई भी एयरक्राफ्ट है और उसके अंडर कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो वहां पर आईपीसी इज एप्लीकेबल। थर्ड है एनी पर्सन विथ इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। यहाँ पर कोई भी पर्सन, वो पर्सन कहीं भी सिचुएटेड हो इंडिया में या फॉरेन में, और वो ऑफेंस कमिट करता है रिगार्डिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स जो कि इंडिया में लोकेटेड हो, तो वहां पर भी आईपीसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे उस ऑफेंस के लिए भी। तो ये जो हमारा जो थर्ड सब सेक्शन है, ये आईटी एक्ट से आया है। जब आईटी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 2000 में, उसके बाद आईपीसी में इस अमेंडमेंट को लाया गया। तो आई होप अभी तक क्लियर होगा ये सेक्शन आपको। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। The word offense includes every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this code. यहाँ पे offense क्या है? जो कि कोई भी एक्ट अगर आउटसाइड इंडिया अगर वो कमिट हो रहा है, अगर वो इंडिया में कमिट हुआ होता तो वो एक अगर ऑफेंस होता, तो वो आईपीसी के अंडर पनिशेबल होगा। और जो कंप्यूटर रिसोर्स जो एक एक्सप्रेशन है यहाँ पर सेक्शन 4 में, इसका वही मीनिंग असाइन किया जाएगा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इसको मीनिंग असाइन किया गया है इन सबसेक्शन 1 क्लॉज के। ठीक है, आई होप अब आपको इंडियन पेनल कोड की एप्लीकेबिलिटी, उसका ज्यूरिसडिक्शन क्लियर होगा, कहाँ कहाँ पर किन किन सिचुएशंस में हम आईपीसी को अप्लाई कर सकते हैं। और आईपीसी का ज्यूरिसडिक्शन, उसका इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे।
अब हम देखते हैं आईपीसी में पनिशमेंट्स कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स हैं जो डिफरेंट ऑफेंसेस के केस में आईपीसी प्रेस्क्राइब करता है। तो जो पहला और सबसे ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है वो है हमारा डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस क्या है ये आप सबको पता होगा, कैपिटल पनिशमेंट, किसी को हैंग करना। तो ये सिर्फ ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ क्राइम्स के लिए, ऑफेंसेस के लिए प्रेस्क्राइब्ड है आईपीसी में, जैसे कि मर्डर के लिए। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में इस चीज को अपहेल्ड किया है कि आप मर्डर के हर केस में डेथ सेंटेंस प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हो। ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस, जहां पे जो क्राइम है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली शेक कर देता है, वैसे क्राइम के लिए, वैसे हीनेस ऑफेंसेस के लिए ही डेथ सेंटेंस प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ये मतलब होता है किसी को जेल में डालना, इम्प्रिजनिंग समवन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। मतलब जिस दिन से वो पर्सन उसको जेल में डाला जा रहा है, प्रिजन में डाला जा रहा है, उस दिन से लेकर जिस दिन तक वो जिंदा है, जिस दिन तक वो मर नहीं जाता, उस दिन तक उसे जेल में ही रहना होगा। और ये एक बहुत कॉमन मिसनॉमर है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट सिर्फ 14 इयर्स का होता है। ऐसा कुछ नहीं है। Time and again, Supreme Court has reiterated this fact that life imprisonment means for the rest of the life and does not stand for only 14 years. Okay? बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिनको मिला है, वैसे ऑफेंडर्स उनके गुड बिहेवियर को देखकर उन्हें 14 इयर्स के बाद गवर्नमेंट या तो उन्हें फॉरगिवनेस दे देती है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ये एक मिसनॉमर है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट सिर्फ 14 इयर्स के लिए होता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस फॉर द फुल लाइफ टाइम। थर्ड जो है वो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट का मतलब है जस्ट टू पुट समवन बिहाइंड द बार्स, किसी को इम्प्रिजन कर देना, और इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्लूडेड नहीं है। अब ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट का टर्म कितना है वो ऑफेंस टू ऑफेंस वैरी करता है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब है टू पुट समवन बिहाइंड द बार्स विथ हार्ड फिजिकल लेबर। ये एक सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है जहां पे सिर्फ आपको जेल नहीं भेजा जा रहा, उसके साथ में आपको हार्ड फिजिकल लेबर भी करना है। दैट इज पार्ट ऑफ योर पनिशमेंट। अनदर फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब, सॉलिटरी मतलब सोल, अकेला, कन्फाइनमेंट मतलब किसी को भी कन्फाइन करना या बंद करना। तो यहां पर जो वैसे ऑफेंडर्स हैं, जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स हैं, जिनकी वजह से जो पूरा प्रिजन है उसका एटमॉस्फेयर खराब हो सकता है, वहां पर डेंजरस सिचुएशन पैदा हो सकता है, जनरली इन सारे केसेस में, या किसी ने बहुत ग्रेव क्राइम किया है, वैसे सारे सिचुएशंस में जो ऑफेंडर्स हैं उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। वो बाकी प्रिजनर्स से मिंगल नहीं हो सकते, उनका जो सेल होगा वो इंडिविजुअल अलग से होगा, और वो प्रिजनर्स से, गार्ड से, किसी से भी नहीं मिल सकते, किसी को देख नहीं सकते। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग गाइडलाइंस दिए हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है और मेंटेन करना है। फाइन, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। यू जस्ट हैव टू पे पेनाल्टी इन द फॉर्म ऑफ मनी। यहां पर इम्प्रिजनमेंट नहीं है, बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो यू पे मनी फॉर इट, आप उसके लिए पेनाल्टी देते हो ताकि जिसने लॉस सफर किया है उसकी लॉस को रिपेयर किया जा सके। ठीक है। अब बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां पर आईपीसी में फाइन और इम्प्रिजनमेंट है, या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन बोथ। ये दो सिचुएशंस आपको आईपीसी के अंदर देखने को मिलेंगे, जहां पर जो पनिशमेंट है वो या तो कोर्ट फाइन दे प्रेस्क्राइब कर सकती है या इम्प्रिजन कर सकती है ऑफेंडर को, वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। और कोई कोई ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां पे फाइन भी देना होगा और इम्प्रिजनमेंट भी लेना होगा। ये आईपीसी के वेरियस फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट को देखने के बाद और आईपीसी के एप्लीकेबिलिटी को देखने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि जो पनिशमेंट्स हैं उनके बिहाइंड क्या थ्योरी है, क्यों उनको प्रेस्क्राइब किया गया है। तो जो
पहला है जो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में, वो है डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी क्या है? डेटरेंट थ्योरी में ये माना जाता है, या डेटरेंट थ्योरी की ये फिलॉसफी है, कि लोग कोई भी क्राइम क्यों कमिट नहीं करते? क्योंकि जो सिटीजन्स हैं वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और वो पनिशमेंट के फॉर्म से डरते हैं। वो नहीं चाहते कि वो पनिशमेंट फेस करें, इसलिए वो डर कर क्राइम को कमिट नहीं करते, ऑफेंस कमिट नहीं करते। और इसका एक और एस्पेक्ट ये भी है कि अगर कोई क्राइम कमिट करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो उसे ऐसा पनिशमेंट दिया जाना चाहिए जिसको देखकर, उस इंसान के कंडीशन को देखकर जो बाकी लोग हैं सोसाइटी के, वो डर जाए और वो उस ऑफेंस को कमिट ना करें। तो डेटर करना मतलब किसी को स्केयर ऑफ करना या डराना। तो डेटरेंट थ्योरी का यही मकसद है कि लोग डरते हैं पनिशमेंट से, इसीलिए क्राइम कमिट नहीं करना चाहते। यहाँ पे जो इस थ्योरी में जो क्राइम के लिए पनिशमेंट है वो हमेशा स्विफ्ट और सीवियर होना चाहिए। जो पनिशमेंट है वो तुरंत मिलना चाहिए, ताकि लोग ये देखें कि किस तरह से इस पर्सन का क्या कंडीशन हुआ, उनके कॉन्शियसनेस में ये बात बैठ जाए कि अगर मैं ऐसा ऑफेंस करूंगा तो मेरे साथ भी यही होगा। ये बात उनके कॉन्शियसनेस में बैठ जाए सोसाइटी के, और जो ऑफेंडर है वो भी डर कर उस ऑफेंस को रिपीटेडली कमिट ना करे। सेकेंड है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी ये कहती है कि जो क्राइम है और जो क्रिमिनल है, लोगों के कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, या उनको क्राइम से रोकना बहुत ही मुश्किल है। तो वैसे लोगों को अगर हम सोसाइटी से एलिमिनेट कर दें तो क्राइम रेट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड का नहीं होता, कुछ ही सोसाइटी के ऐसे कुछ लोग होते हैं जो क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड के होते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, उनके अंदर ये इंस्टिंक्ट होता है क्राइम कमिट करने का। तो वैसे लोगों को अगर हम उठाकर जेल में डाल दें, उनको इम्प्रिजन कर दें, तो वो फर्दर क्राइम करने से प्रोहिबिटेड हो जाएंगे और सोसाइटी उनके क्राइम से बच जाएगी। ये है प्रिवेंटिव थ्योरी। जो नेक्स्ट है वो है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का कहना है कि पनिशमेंट इज फॉर्म ऑफ टेकिंग एवेंज। किसी ने आपके साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, कुछ गलत किया, इसलिए यू आर टेकिंग रिवेंज फ्रॉम दैट पर्सन। और आपके बिहाफ में रिवेंज कौन ले रहा है? जो स्टेट है वो रिवेंज ले रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि जो क्राइम है इट इज अगेंस्ट द सोसाइटी एज अ होल। तो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी जो है वो आई फॉर एन आई के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर आपके साथ गलत हुआ तो आप भी जिस पर्सन ने आपको क्षति पहुंचाई उसके साथ गलत करोगे। ये कहना है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का। अब जो लास्ट फॉर्म ऑफ थ्योरी है पनिशमेंट की, वो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है कि जो पनिशमेंट है या जो इम्प्रिजन करने का जो सिस्टम है, वहां पर हमारा टारगेट ये होना चाहिए, उसका गोल हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये होना चाहिए कि जो ऑफेंडर है वो रिफॉर्म हो जाए। क्योंकि हर किसी के लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनसे कंपेल होके वो कोई क्राइम कमिट कर सकता है इंसान, या अगर वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया तो वो जाने अनजाने में कोई ना कोई क्राइम कमिट कर देता है। एक बार ऑफेंस कमिट करने का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान की लाइफ खत्म हो गई, उसके अंदर रिफॉर्म होने का स्कोप है। इवन हार्ड एंड क्रिमिनल्स को अच्छे बिहेवियर से अगर टैकल किया जाए, उनका साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड को चेंज करने की कोशिश की जाए, तो वो लोग रिफॉर्म होकर एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं। इसलिए इम्प्रिजनमेंट को पनिशमेंट के साथ साथ रिफॉर्मेशन सेंटर की तरह भी देखना है। और जो क्रिमिनल्स हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, उनके लाइफ को इस तरह से चेंज करना है, उन्हें स्किल से इम्पार्ट करना है, एजुकेशन इम्पार्ट करना है, ताकि वो जेल से निकलने के बाद एक नॉर्मल लाइफ एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विद द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी वो जी सके। ठीक है, ये सारी जो थ्योरीज हैं वो पनिशमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को बताती हैं कि पनिशमेंट के पीछे जो सोसाइटी का जो मोटिव था वो क्या क्या हो सकता है और क्या क्या है। अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे, या आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि आईपीसी के अंदर कौन सी थ्योरी को लिया गया है, या किस थ्योरी पे बेस्ड है आईपीसी के पनिशमेंट। तो कोई भी जो मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, वहां पर आप ये हमेशा ये देखोगे कि इन सारी थ्योरीज के मिक्सचर होते हैं। जितने भी पनिशमेंट्स हैं वो इन सारी थ्योरीज के मिक्सचर हैं।
इंडिया में जितने भी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है वो ऑब्वियसली लोगों को डेटर करने के लिए है। एक कॉमन पर्सन कभी भी जेल नहीं जाना चाहता, तो वो क्राइम कमिट नहीं करेगा। जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है वो कभी भी जेल की सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता, इसलिए वो ऑफेंसेस कमिट करने से बचता है। ये डेटरेंट थ्योरी का एप्लीकेशन है। फिर एक जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको अगर आप जेल के अंदर डाल देते हो तो वो बार बार उस ऑफेंस को नहीं कमिट कर पाता। ये प्रिवेंटिव थ्योरी का एप्लीकेशन है। और जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है वो वेरी मच इंडियन प्रिजन्स में उसको लागू किया गया है। जो हमारा जेल मैनुअल है वो बहुत सारे ऐसे चीजों को प्रिस्क्राइब करता है जहां पर जो ऑफेंडर्स हैं उन लोगों को बहुत सारा स्किल्स इम्पार्ट किया जाता है जेल के अंदर से। उन बहुत कुछ उन्हें बनाना सिखाया जाता है जिससे वो जेल के अंदर से भी उनको बेचकर वो पैसा कमाते हैं और फिर एक नॉर्मल लाइफ, जेल से बाहर आने के बाद एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आज आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे इस वीडियो में। और आपको अगर कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। आप अपने कमेंट में मुझे अपने क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू like this video, share it with your friends and subscribe to my channel. Till then, bye bye. Thank you.